आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। किसान बिल और सांसदों के निलंबन पर जारी बवाल थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने आज भी राज्यसभा में हंगामा किया और फिर पूरे सत्र के लिए राज्यसभा के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। किसान बिल पर राज्यसभा में हुए हंगामे और 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आर पार की जंग के मूड में है। कोई भी इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। सस्पेंशन का प्रस्ताव आता है, उस पर कोई बहस नहीं होती और एक बार वो निर्णय होता है तो आपको हाउस से बाहर जाना पड़ता है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप सदन में माइक तोड़ेंगे, आप उसके तार खींचेंगे, आप रूल बुक को फाड़ेंगे, आप रूल बुक को फेंकेंगे, टेबल पर डांस करेंगे। हमने 3 कंडीशन रखी और जब तक ये 3 कंडीशनें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा। विपक्ष ये जो ओपन मार्केट में बेच सकता है किसान, चाहे वो चावल बेचे, चाहे वो गेहूं बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, वो एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकता। जब तक ये देश बिक्री करने वाले पावर से हट ना जाए तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम पूरा सेशन बाइकआउट कर रहे हैं, तो स्वीप बीजेपी आकर ढूंढ करके राज्यसभा करेंगे। राज्यसभा से 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा आज लोकसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा को जुड़वा भाई बताते हुए सदन से वॉकआउट किया, लेकिन कसूरवार कौन है, इस पर अब भी बहस जारी है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन तभी खत्म हो सकता है जब वो बिना शर्त माफी मांगे, लेकिन विपक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को राजी नहीं। समय बढ़ाने पर जो कंसेंसस था न बढ़ाने का, उसमें 18 पार्टीज एक तरफ से थी और समय बढ़ाने के लिए सिर्फ एक पार्टी थी। तो हमेशा जब कंसेंसस लिया जाता है तो जो मेजॉरिटी पार्टीज है उसका डिसीजन माना जाता है, जो कि नहीं माना गया। कि सरकार को खुशी होगी यदि ये 8 निलंबित माननीय सदस्य बिना शर्त के माफी मांगे। हम अगर वो माफी मांगेंगे तो आसंदी से निवेदन करेंगे कि उनके माफीनामे पर विचार करके उनका निलंबन समाप्त करें। आज मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर लात मारने का जो काम मोदी सरकार ने किया है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम जो मोदी सरकार ने किया है। बगैर बहुमत के इस काले कानून को गैर संवैधानिक तरीके से जबरन पास कराया गया। मुद्दा वो है, मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है। हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रविवार को हुई बदसलूकी को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी तो लगे हाथ एक दिन अनशन पर रहने का फैसला भी कर लिया। राज्यसभा में उपसभापति के साथ हुए सलूक को सत्ता पक्ष ने सियासी हथियार बना लिया है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि अगर कुर्सी पर बैठा शख्स नियमों को दरकिनार करेगा तो वो खामोश नहीं रह सकते। आज हमारे उपसभापति माननीय हरिवंश जी ने एक पत्र लिखा है महामहिम राष्ट्रपति को भी, महामहिम उपराष्ट्रपति को भी। उन्होंने कहा मैं सो नहीं सका उस दिन जो मेरे साथ हुआ, और उन्होंने कहा है कि मैं 24 घंटे उपवास रखूंगा। चेयरमैन साहब भी बैठ जाएं। जो उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है जिस प्रकार, वो पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, तो बोलेंगे भी नहीं, जरूर बोलेंगे। सदन में जो पीठासीन होते हैं ना, वो सरकार और विपक्ष के नहीं होते हैं, वो सदन के होते हैं। नजर बराबर होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि चेयर पर जब वहाँ लोग बैठते हैं तो किसी दूसरे चेयर का आदेश ना लें। पूरे विपक्ष की तरफ से चेयर से माफी भी मांगी और ये समझकर कि जो ऊपर बैठे होते हैं उनका दिल बड़ा होता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी धर्मता होगी। क्या रविवार को राज्यसभा से पास हुए बिल बिना बहुमत के ही पास हो गए? विपक्ष के इस इल्जाम पर सत्ता पक्ष के तेवर और कड़े हो गए हैं। अगर बहुमत था तो वोटिंग से क्यों भागी सरकार? विपक्ष के सवाल सत्ता पक्ष के लिए शूल बन गए हैं। वार पलटवार का सिलसिला वक्त के साथ आक्रामक होता जा रहा है।
राज्यसभा में उस दिन उपस्थित लोगों में 110 हमारे साथ थे और सिर्फ 72 इसके विरोध में थे। तो हमारा स्पष्ट बहुमत था इस बिल पर, और वो जानते थे कि वोटिंग होगी तो हम बुरी तरह से हारेंगे। हमारा नंबर भी ज्यादा था, धनी भी ज्यादा था, तो दोनों में वो हारेंगे, इसीलिए जबरदस्ती उन्होंने जीत दिखाया। डिवीजन ना मान के वो राज्यसभा ने पास कर लिया, नहीं तो फार्मर्स बिल अटक जाते थे। संसद से पास होने के बाद भी कांग्रेस किसान बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में मोदी सरकार ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर बिल को किसानों को आजाद करने वाला बताया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विज्ञापन को जनता के पैसे की लूट कह दिया है। केंद्र सरकार गरीब किसान को, मजबूर किसान को और खेतों में काम कर रहे गरीब दबे कुचले मजदूर को अंग्रेजी में इश्तिहार देकर समझाने की कोशिश कर रही है। किसान बिल पर अखबारों में छपे इस सरकारी विज्ञापन को विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हमले का हथियार बना लिया है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसानों के जले पे नमक छिड़क रही है और छले हुए किसान को और किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए उसकी योजना बना रही है। बिल के खिलाफ कांग्रेस संसद से सड़क तक संग्राम कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। कौन सा वो किसान है जो सुबह की अपनी मॉर्निंग कप ऑफ कैपेचिनो के साथ इस अंग्रेजी के विज्ञापन को पढ़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब समझेगा? क्या ये बेचारे गरीब किसान के जले पे नमक छिड़कना नहीं है? अखबार में छपे इस विज्ञापन पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी निशाना साधा तो दिल्ली में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भी जंगी प्रदर्शन किया। क्या फरवरी महीने में हुए दिल्ली दंगे का एनआरसी से कनेक्शन था? क्या मोदी के तख्तापलट के लिए दिल्ली में दंगे करवाए गए थे? आप भी देखिए। फरवरी महीने में हुए दिल्ली दंगों में स्पेशल सेल की ओर से सोमवार को चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। कुल 17,000 पेज की इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट है, जिन पर यूएपीए, आईपीसी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में दिल्ली दंगों की साजिश आईने की तरह साफ नजर आ रही है कि कैसे इस मोदी सरकार का तख्तापलट और सरकार को घेरने के लिए कत्लेआम और जलाने की साजिश रची थी, बल्कि 1 महीना पहले इस दंगों की प्लानिंग की गई थी। पुलिस की जांच में दिल्ली दंगों की पूरी साजिश आईने की तरह साफ साफ नजर आ रही है कि कैसे मोदी सरकार की तख्तापलट और सरकार को घेरने के लिए लोगों के कत्लेआम और संपत्ति जलाने की साजिश रची गई थी। दंगों के लिए बाकायदा महीने भर पहले से प्लानिंग की जा रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने चार्जशीट में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, डिजिटल सबूतों को आधार बनाया है। दंगों की साजिश को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अंजाम दिया गया था। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली में करीब 25 जगहों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे और ये कोई लोकतांत्रिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसका मकसद ही हिंसा फैलाना था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में नई फिल्म सिटी के निर्माण की योजना पर सिनेमा जगत की हस्तियों के साथ अहम बैठक की। आप भी देखिए उस बैठक में क्या हुआ। भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बसाने की योजना पर कवायद तेज हो गई है। इस सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को फिल्म और टीवी जगत की कई हस्तियों के साथ सीएम हाउस में बैठक की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कई सितारे शामिल हुए। तो मीटिंग के दौरान सिंगर उदित नारायण ने योगी की तारीफ में एक गाना भी गाया। ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आजा रे। भाई अब यहाँ से किसी बच्चन को बंबई नहीं जाना पड़ेगा काम करने। न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए क्या कहना है? मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो। एक बड़ी अजीब बात है, जब बंबई से हम लोग यहाँ आते थे तब लोग कहते थे बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। आजकल क्या कहते हैं? बंबई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो, सीएमओ को इन्फॉर्म करो। गौतम बुद्ध नगर जिले में फिल्म सिटी बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ने अपना प्रस्ताव भेजा है, जिस पर आज मीटिंग के दौरान चर्चा हुई।
इधर फिल्म सिटी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिल्म सिटी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी एक बार फिर कैंची लेकर फीता काटने को तैयार है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी इस बात को नहीं जानती है कि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की जनता के बीच में एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। यूपी में बाहुबलियों पर योगी सरकार फुल एक्शन में है। आप भी जरा देखिए सूबे में गैंगस्टर्स के घर कैसे चले बुलडोजर। बाहुबली नेताओं के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक अहमद के घर पर आज सरकार का बुलडोजर चला तो लखनऊ में मुख्तार के गुर्गों के ठिकानों पर एक साथ 42 जगहों पर छापेमारी की गई। माफिया खान मुबारक के करीब 20 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अपराध कर रहे हैं या जो पनाह देते हैं या जो लोगों को धमकाते हैं, जमीन का धंधा करते हैं, इसकी सूचना हम कुछ दिन से कलेक्ट कर रहे थे और आज एक साथ 42 जगहों पर इसकी रेड की गई है। बीते 10 दिनों के भीतर अतीक अहमद के करीबियों की दर्जन भर संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं आज कई बीघे में फैले अतीक के अवैध आलीशान मकान पर पहली बार बुलडोजर चला। इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किसी प्रकार का भी मैप सेंसर नहीं कराया गया। पूर्ण रूप से ये अवैध निर्माण है। चुनाव से पहले पटना में लालू परिवार पर निशाना साधने वाला एक पोस्टर चर्चा में है। पोस्टर में एक बस को लालू परिवार की लूट एक्सप्रेस बताया गया है। आरजेडी इसे सत्ताधारी पार्टी की साजिश बता रही है। मेरे पीछे यह पोस्टर आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें लिखा क्या गया है। नारा पुराना वाला है, लेकिन इस पोस्टर में लालू और तेजस्वी को लूट एक्सप्रेस का संचालक बताया गया है। इस पोस्टर के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि लालू और तेजस्वी लूट एक्सप्रेस को संचालित कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं। पोस्टर पर लिखा है, एक परिवार बिहार पर भार। बिहार की जनता ने तस्वीर दिया उतार नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का, और तस्वीर लगा लिया तेजस्वी यादव का। इसीलिए वो पोस्टर दिखा करके उनको ये बताना पड़ रहा है। अरे कितना गाली दीजिएगा, अब स्टॉक खत्म हो गया। चरम पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कुनबा परस्ती, ये जिस शासन के यूएसपी के तौर पर देखे जाते रहे हैं, उस पार्टी को इस तरह के पोस्टर्स के जरिए अगर जनता अपनी भावनाओं से अवगत कराती है तो इससे उन्हें परहेज नहीं करना चाहिए। एमपी में किसानों के साथ अजब मजाक चल रहा है। पीएम किसान बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में 1 रुपए, 3 रुपए और 11 रुपए आ रहे हैं। हैरान करने वाली ये खबर आप खुद देखिए। किसी के खाते में 3 रुपए आए तो किसी के खाते में 5 तो किसी के खाते में 11 रुपए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर देश के अन्नदाताओं के साथ ऐसा ही मजाक हो रहा है। उनका बीमा 11 रुपया है। इस राशि को क्या करेंगे हम? इसको तो मोदी जी को वापसी दे दें, उससे वो चुनाव लड़ लेंगे। ये तो हमारी मजाक हो रही है। मैं क्या कर लूंगी 3 रुपया में? मोदी जी को वापस कर रही है और उनका चुनाव में खर्चा ले ले। यह हाल सूबे के मुखिया शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर के किसानों का है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बाकी जिले के किसानों को बीमा के नाम पर कितनी रकम मिली होगी। कोरोना काल में बर्बाद फसल का रोना रो रहे मध्य प्रदेश के किसानों को लगा था कि फसल बीमे की राशि से कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन जो राशि दी गई है वो किसानों के लिए एक मुट्ठी अनाज तक खरीदने के लिए काफी नहीं है। पहले महामारी, फिर मानसून की बारिश ने किसानों की फसल तबाह कर दी है। मध्य प्रदेश की पीली सोना कहे जाने वाली सोयाबीन की खेती बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में इस मजाक के बाद किसान अब जल सत्याग्रह पर उतर आए हैं। किसानों को मिल रहे पीएम बीमा राशि पर राज्य सरकार बीमा कंपनियों पर ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। विजयगंज मंडी 3,02,049 रुपए। मध्य प्रदेश के 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। शिवराज सिंह की साख दांव पर लगी है। ऐसे में हाल ही में सीएम साहब ने पीएम फसल बीमा की 4,500 करोड़ राशि डालकर करीब 22 लाख किसानों को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन जब किसानों के खाते में 3, 5, 11 और 50 रुपए आए तो सियासत तेज हो गई। कांग्रेस सरकार पर हमले कर रही है तो कृषि मंत्री सारा ठीकरा बीमा कंपनियों पर फोड़ रहे हैं, जबकि किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं। किसी के खाते में 4 रुपए गए, किसी के 8 रुपए गए, कहीं 16 रुपए गए। अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के चक्कर में, अपनी इमेज बिल्डिंग करने के चक्कर में आप किसानों ये मजाक है
और इसलिए ये कहीं ना कहीं बीमा कंपनी की गलती है। इसके जांच के आदेश दिए हैं और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई। कम से कम एक किसान को 1 हेक्टेयर पे 27-28 हजार रुपए बनता है उसका हक। तो 60% से अधिक नुकसान अगर जाता है तो, और जब मिलने का नौबत आया तो 100 रुपए, 3 रुपए, 50 रुपए, इससे क्या होगा। जयपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, 6 महीने बाद अब जयपुर मेट्रो फिर से चलने लगेगी। इसके साथ ही मेट्रो के सेकंड फेज का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत करने जा रहे हैं। जयपुर मेट्रो की खास बात यह है कि करीब 7 साल पहले, साल 2013 में अशोक गहलोत की सरकार ने ही इसकी शुरुआत की थी और उस वक्त केवल एक फेज ही तय किया गया था, जिसके तहत मानसरोवर से चांदपोल तक मेट्रो चलाई गई। अब इसके सेकेंड फेज की तैयारी भी अशोक गहलोत के कार्यकाल में ही शुरू हो रहा है, जो कि बड़ी चौपड़ से चांदपोल तक है। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो की अब कुल दूरी 11 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएगी और बड़ी चौपड़ से मानसरोवर तक यदि आपको जाना है तो महज 26 रुपए का खर्चा लगेगा। सुशांत सिंह केस मामले में रिया चक्रवर्ती को राहत नहीं मिली, कैसे, देखिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के सिलसिले में ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आज रिया की कस्टडी खत्म होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेशंस कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले रिया ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, जिस पर कल सुनवाई होगी। इधर सुशांत सिंह केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत ने अपनी मौत से 5 दिन पहले अपनी बहन मीतू को SOS मैसेज भेजा था, जिसमें सुशांत ने लिखा था कि मुझे डर लग रहा है कि ये लोग मुझे फंसा देंगे किसी चीज में। रिया सडनली छोड़ के चली गई थी, सारा सामान ले गई थी और ब्लॉक कर दिया था फोन पे, तो इसलिए सिर्फ उसलिए बुलाया था। लेकिन मीतू के आने के बाद उस रात को दिशा का डेथ हो गया। जब दिशा का डेथ हो गया तो वो बहुत बार बार घबरा के बोलता था कि मेरे को फंसा देंगे, मेरे को फंसा देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।